जुमे के रोज भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा किया और वहां पर भारतीय आर्मी के नौजवान और आईटीबीपी के नौजवानों से उन्होंने खिताब करते हुए चाइना का नाम लिए बगैर चाइना की तरफ इशारा किया कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी हम किसी को ये अथॉरिटी नहीं देंगे कि वो हमारी जमीन पर कब्जा करे, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे लद्दाख हो, या कोई भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री हो। ये उसके पास उसको हकूक ये हासिल नहीं है कि वो कोई भी एक मुल्क दूसरे मुल्क की जमीन पर काबिज हो। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय दिफाई तज्जाकार आइए राज कल्याण साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताएं कि जुमे के रोज जो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने जो लद्दाख का दौरा किया है, उन्होंने वहां पर नौजवानों से जो खिताब किया, उन्होंने चाइना का नाम तो उसमें नहीं लिया, मगर जो उन्होंने इनडायरेक्टली इशारा किया है कि जो भी खुद मुख्तियार ममालिक हैं, उनको ये अथॉरिटी हासिल नहीं है कि वो किसी और मुल्क की सरजमीन पर काबिज हों। मगर भारत अभी तक ये क्लेम कर रहा है कि वो हमारा इलाका है और चाइना क्लेम कर रहा है कि हमारा इलाका है। तो ये मामला आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? और उससे जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो वहां का दौरा किया है, आप उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर का दौरा बड़ी अच्छी बात है। जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर सामने आगे जाके ट्रूप से मुलाकात करता है तो उनकी हौसला अफजाई होती है, और अगर कोई ऐसी समस्या है उनको जो उन तक नहीं पहुंच पा रही, वो खुद ब खुद देख सकते हैं। तो दौरा एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इससे पहले हमारे वजीर आजम भी गए थे ले, राजनाथ जी तो बिल्कुल पांगोंग लेक तक गए हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि भाई उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, अगर आपको शक नहीं है कि वो चाइना की तरफ इशारा था, तो दुनिया में किसी को शक नहीं। लद्दाख का बॉर्डर ही एक देश से लगता है। हर बार ये कहना है कि सूरज मशरिक में निकलता है, जरूरी थोड़ी होता है। ये तो सच्चाई है जिसको दुनिया जानती है। राज साहब, ये जो भारतीय जो मीडिया चैनल्स हैं, एनडीटीवी की खबर लगी है 3 दिन पहले, उन्होंने इस बात की एनडीटीवी ने तस्दीक की है कि जो भारत के जो इलाके हैं, वो भारत आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद वो चाइना को इलाके सुपर्द कर रही है। ये उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। देखिए, मीडिया का कोई जर्नलिस्ट वहां ग्राउंड पर नहीं गया है। ये बड़ा मुश्किल इलाका है, सिर्फ फौजी पहुंचते हैं वहां। हम भी नहीं गए, रिटायर्ड फौजी। तो ये जो आपको रिपोर्ट मीडिया की मिलती है, हमारा मीडिया इंडिपेंडेंट है, कोई भी कुछ बोलता है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये इसका यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर दोनों मुल्कों के बीच में मिलिट्री लीडर्स की मुलाकात हो रही है, तो ये तो जाहिर है कि दोनों सेनाओं में, दोनों फौजों में एक फौज ने वो लाइन पार की है जिसको दूसरी फौज अपना समझती है। चाहे वो हिंदुस्तान ने पार करी हो, चाहे वो चाइना ने। हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार जाएं। तो इन्फ्रेंस साफ जाहिर है कि चाइनीज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वायलेशन की। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तक तो ये बात क्लियरिफाई नहीं हो सकी है। मगर जो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो खिताब किया था, उनके हमरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो डिफेंस के जो सेक्रेटरी थे, वो बिपिन रावत, वो भी उनके साथ थे। उन्होंने उनकी क़यादत में जब वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने जब वहां पर खिताब किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ये मामला कोई हल हो जाएगा, मगर सियासी लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे हमारे चाइना के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन्होंने ये बात वाज़ेह और क्लियर कट कही है कि जो मुज़ाकरात तो हमारे चल रहे हैं, मगर वो अभी तक हतमी मराहल में दाखिल नहीं हुए। कोई 23वां राउंड मुज़ाकरात का चल रहा है और वो कोई गारंटी भी नहीं ले रहे कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे। चाइना वाले तो ये दावा कर रहे हैं कि भारत हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहा है, मगर हम जो हमारी अब्बा और अजदाद की जो जमीनें हैं, वो हम किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे भारत को। ये झगड़ा या बहस होती ही जब है जब दोनों तरफ अपने अपने क्लेम करें, और
मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपने कहा नेगोशिएशन, उनकी कभी कोई गारंटी नहीं होती। 4-5 बार तो मिलिट्री कमांडर मिल चुके हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी आपस में बात हुई है, यहाँ तक कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो उनके काउंसलर जो काउंटर पार्ट है उनसे मिल चुके हैं। तो मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे, कब हल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और मेरा मानना है चीन के साथ नेगोशिएशन आसान नहीं है। 1993 में हमारे और चीन के बीच में बॉर्डर डिफेंस मैनेजमेंट का समझौता हुआ था, उस पर ही आज तक अमल नहीं हुआ है, 28 साल हो गए हैं। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने सही बोला है कि कोई गारंटी नहीं है इसका क्या फैसला होगा और कब तक होगा, ये तो जाहिर है सबको। नहीं तो जो डिफेंस मिनिस्टर ने वहां का दौरा किया है, उसको बार बार जो भारतीय मीडिया है, किसी और मुल्क की मीडिया नहीं, बल्कि जो भारत की अपनी मीडिया है, आप तो कह रहे हैं कि जो भारत की जो मीडिया है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मगर जो भारत की जो मीडिया है, अगर उनकी इंडिपेंडेंसी को आप देखते हैं, तो उन्होंने तो उनकी अखबारों की और टीवी चैनल की ये बात जीनत बनी हुई है, वो तो इस बात का बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं कि जो उनका वहां पर दौरा था, उन्होंने वहां पर कोई नौजवानों की हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि वो जो इलाका है भारत का, वो तो खुद अपने हाथों से चाइना के सुपर्द करके आए हैं। देखिए, पहली तो अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है, ये अपने आप में एक अच्छी डेवलपमेंट है। दूसरा, मीडिया में फिर कहता हूँ हमारे तो 300 से ज्यादा चैनल हैं, शायद और भी ज्यादा, मुझे आंकड़े मेरे पास नहीं है। कौन क्या भाषा बोलता है, उन्होंने अपने चैनल बेचने हैं। और ये बात मैं फिर दोहराता हूँ कि कोई भी रिपोर्टर, कोई भी चैनल का आदमी, कोई भी पैनलिस्ट जो चैनल पर आते हैं वो वहां नहीं पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा लेक तक कोई जा सकता है, आगे तो जाने का कोई रास्ता इस तरफ पहुंचे ही जा सकते, वहां तक भी कोई एक आदमी पहुंच सकता है। तो ये सब अटकलबाजी है। मीडिया, हर मीडिया की अपनी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के मुताबिक झूठ को ट्विस्ट करके सुना देते हैं। अच्छा, राज साहब ये बताएं कि तकरीबन कोई जो खबरें गर्दिश कर रही है, मीडिया को छोड़कर बाकी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, कि तकरीबन 144 जो रिटायर आर्मी के अफसर हैं, नेवी के हैं, जो पूरी अस्करी क़यादत है, उन्होंने जो आपके आर्मी चीफ हैं, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डालकर एक उनसे खतूत लिखवाए, और वो खतूत जो है भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अरसाल किए गए हैं कि जो हमारे चीफ हैं, आर्मी चीफ है निर्वाण है, उनको हटा दिया जाए, और जो डिफेंस मिनिस्टर है बिपिन रावत, वो जो है एक न्यूट्रल आदमी है, और उनको आर्मी चीफ के मनसब पर बिठाया जाए। आपका एंड में जाके ऑडियो फिर टूट गया। देखिए, ये खबर हमको, तो मैं आपसे ही सुन रहा हूँ कि ऐसी कोई चिट्ठी भी लिखी है हमारे वजीर आजम को कुछ जवानों की तरफ से, आपके पास कैसे खबरें हुई? ये सब अफवाहें, ये अफवाहें चलती रहती हैं। हमारी आर्मी के डिसिप्लिन को देखते हुए कोई जवान ऐसी चिट्ठी कभी, अगर जैसा आप कह रहे हो 144 ये तो बगावत है, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी आर्मी बड़ी डिसिप्लिन है, जवान अपना काम कर रहे हैं, हमारे बड़े समझ से काम कर रहे हैं। ये खबर आपको पता नहीं कहाँ से मिलती है, अफवाहें हैं। अच्छा, चले सर, ये बात तो बिल्कुल क्लियरिफाई हो गई कि जो ये जिस तरह की भी खबरें गर्दिश कर रही है, तमाम तर अफवाहें। मगर जो एक और बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि जब 1947 से भारत आज़ाद हुआ, भारत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, उससे पहले पाकिस्तान बना, जब इन दोनों ममालिक के माबेन कश्मीर पर जो तनाज़ा है, उसमें थर्ड पार्टी चाइना है। भारत को इस बात का खौफ क्यों है कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले में चाइना के साथ मिलकर कोई भारत के साथ लड़ाई करेगा? मैं नहीं समझता कि भारत ने ऑफिशियली कोई ऐसा खौफ जाहिर किया है। हाँ, ये बात साफ है, अगर हमारे पाकिस्तान की दोस्ताना नहीं है, चीन के साथ भी अगर हमारी फ्रिक्शन है, तो हमें दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये कहना है कि हमारे सरकार ने कहा है कि हम दोनों पाकिस्तान लड़ेंगे, ये तो आप ज्यादा जानते हो, आप नहीं।
देखिए, मैं कश्मीर का आपको फिर एक ब्रीफ तौर पर बता देता हूँ। आज़ादी के टाइम पर हमारे जितने भी 500 से ज़्यादा सूबे थे, कश्मीर सेकंड लार्जेस्ट था हैदराबाद के बाद। कश्मीर में जम्मू, पुंछ, श्रीनगर, बारामूला, जिसको आप नॉर्दर्न एरिया बोलते हो, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख, ये पूरा महाराजा हरि सिंह सल्तनत थी। और जब उन्होंने एक्सेशन साइन किया तो पूरे का पूरा ये हिंदुस्तान के साथ उन्होंने मिलाया था। इसका अगर 35% हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के पास है तो वो इल्लीगल। अच्छा सर, आपने कहा कि ये जो पाकिस्तान के पास पर जमीन है, आपने जो कश्मीर की जो बहस की, आपने तो ये बात अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सामने रखा। मगर सवाल मेरा एक यहाँ पर एक और जन्म लेता है कि आप इस बात को क्लियरिफाई कर दें कि बार बार ये लोग, ये जो बात है हम रोजे अव्वल से ये सुनते आ रहे हैं कि जो भारत की आवाम है और जो पाकिस्तान की आवाम है, उन दोनों को, उन दोनों देशों की जो आवाम है उनको आपस में बड़ा प्यार और मोहब्बत है, कायम दायम है। मगर जो लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि दोनों ममालिक एक हो जाए। क्यों? देखिए, ये आपके बात मैं रजामंद हूँ कि मैं भी पाकिस्तान गया था 2010 में, 3-4 दिन रुका था, बहुत मोहब्बत मिली, बहुत अपनापन नजर आया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के आवाम में एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारी डेमोक्रेसी है आवाम की आवाज में वजन, जो आवाम चाहते हैं सरकार पर भी दबाव होता है। आपकी जो मुल्क है वो आर्मी के काबू है, वो उनको ना तो इलेक्शन लड़ना है, वो आवाम की बात नहीं सुनते। तो पाकिस्तान में आवाम की आवाज में वजन नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में दोनों अगर मिलना भी चाहते हैं, भारत वाले तो तैयार, हम हमेशा कहते हैं, हर प्रोग्राम में बोलता हूँ कि हम चाहते हैं कि दोनों दोनों में लिबास एक जैसा है, लैंग्वेज भी तकरीबन बहुत मिलती है, हिंदी और उर्दू में ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्यों नहीं दोनों दोस्त बन सकते, दोनों में टैलेंट है, अगर मिलके चले तो दोनों के लिए फायदा है। लेकिन कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की आर्मी, मेरे को कोई शक नहीं है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो है कि मौजूदा हालात में वो मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। वो तकरीबन 50 कमर्शियल बैंक चला रहे हैं, कमर्शियल बैंक, शुगर मिल, हौजरी की फैक्ट्री, पता नहीं वो क्या क्या चला रहे हैं। इससे उनका 20 करोड़ सालाना टर्नओवर है। पाकिस्तान के यही वजह है कि रिटायर्ड जनरल कोई पॉलिटिक्स में नहीं आते, क्योंकि पैसा तो उनको वहाँ आपकी जो फौजी फाउंडेशन है, शाइन फाउंडेशन है, वो सिर्फ रिटायर्ड फौजियों को अमीर बनाने के लिए बना रखे हैं। तो जब तक पाकिस्तान की पकड़ है वो 20 करोड़ आता रहेगा। जिस दिन आवाम उठ जाएगी आर्मी के खिलाफ, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी से हो रहा है, तो अपने आप चीजें सुधर जाएंगी। आप सर, आपने जो बात की मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, और आपने जो एक एक्सप्लेनेशन दी मैं आपके स्टांस से 100% जो है एग्री करता हूँ कि आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा वो बिल्कुल दुरुस्त रखा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राज साहब, मैं आखिर में आपसे ये इल्तमास करूंगा कि एक बार फिर कि जो आप जो भारत का आवाम है, आप उसको पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, और पाकिस्तानी आवाम को भारत की तरफ से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो दोनों देश हैं वो आपस में किस तरह मिलकर, पड़ोसी ममालिक भी हैं, और किस तरह मिलकर जो है वो अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं, मईशत को मजबूत कर सकते हैं और ताल्लुकात को मजबूत कर सकते हैं। भारत का पैगाम यही है कि हम अमन से रहना चाहते हैं। हर पड़ोसी मुल्क हमारे तो साथ हैं, हम हर 7 मुल्क के साथ, ना हमारे कोई हमला करने के इरादे हैं, हमने 1000 साल से हमला किसी पर नहीं किया है। तो हम अमन से रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, ताकि दोनों मुल्कों की तरक्की हो। अभी भी मैं नहीं कहता दुश्मनी है, हमारा तजारत चल रही है, कॉन्सुलर एक्सचेंजेस हैं, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, दोनों के, लेकिन जो मिठास जो होना चाहिए दोस्ताना वो नहीं है।
और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है। देखिए, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, मैं एग्जैक्ट डिटेल दूंगा कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, फरवरी के महीने में एक ब्रिटिश एमपी की डेलीगेशन बुलवाई गई थी, जिनकी लीडर एमपी की लेबर एमपी थी, लेबर पार्टी की, टेबी अबरान। उनको पाकिस्तान ने 30 लाख रुपए दे के आप पीओके में जाओ और पीओके के बारे में अच्छी बात लिखो, और हिंदुस्तान में जो कश्मीर में हो रहा है उसका प्रोपेगेंडा आप नेगेटिव फैलाओ। ये तो पाकिस्तान साफ कर रहा है। तो बाकी आप हमारे मीडिया को कोट करते हैं, हमारे मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं, सब हम जाते हैं मीडिया पर, कोई हमको नहीं बताता क्या बोलना है। तो मीडिया भी वही है जो हम लोग बोलते हैं, मीडिया कोई एंकर थोड़ी अपनी राय देता है, तो पैनलिस्ट देते हैं। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता है, वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन भारत एक डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से इज्जत दी जाती है। हमारी कोर्ट हिलने नहीं देती, अगर कोई इसका उल्लंघन हो जाए तो कोर्ट बड़े हेविली आती है। ओके। राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप जो भारत की आवाम है उनकी जो आप तर्जुमानी करते रहेंगे, और इसी तरह जो पाकिस्तानी आवाम है आप उनकी भी जो है हमेशा जो भी हक और सच पर बात होगी वो आप दोनों देशों के माबेन जो भी मामलात हैं हम कोशिश करेंगे, और हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप आइंदा भी इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया पर आकर जो है भारतीय जो अवाम है आप उनकी नुमाइंदगी करेंगे और तर्जुमानी करेंगे और आप उनके दिल की आवाज बनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला सर। शुक्रिया आरिफ। थैंक यू।